Very good morning to all the student. Once again, we are coming to introduce a new topic and as well as the solving the new type of the practical question related to the chapter number 11, that is in books of original entry cash book. And in the last video, we already discussed what is the petty cash book and what are the purpose for which we prepared petty cash book and what are the impress system of petty cash book. So in today's session we started from the format of the petty cash book and thereafter we discussed about the practical portion related to the petty cash book, and now we finished the chapter number 11 and move to the chapter number 12. So before starting the format of petty cash book, you know very well what is a petty cash book. The cash book which record or maintain the petty expenses of the business. जो बिजनेस के petty expenses को रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक में से हम लोग petty cash book कहते हैं, और ये expenses रेकरिंग बेसिस के होते हैं, स्मॉल पेमेंट्स होते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसमें हम petty कैशर अपॉइंट करते हैं और उसको एडवांस अमाउंट पे करते हैं विच इज़ नोन एज अ इंटरेस्ट अमाउंट, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि पूरे महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मीट आउट करना है, बियर करना है, और वो पूरे महीने उस अमाउंट से क्या करता है, एक्सपेंस मेड आउट करता है, और अगर सरप्लस बचता है तो उसे नेक्स्ट मंथ क्या करता है, यूज़ करता है। ये कल के जो वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन है। सो नाउ लेट्स वी मूव टू द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं। सो यू नो वेरी वेल, जब भी हम किसी भी बुक का हम फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फ्रंट में पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, और जो इसका फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कॉलम जो इसमें जो डेबिट और क्रेडिट का जो एनालिसिस किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड। सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, ओके। दूसरा कॉलम है कैश बुक फोलियो। ये छोटा सा कॉलम है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। कैश बुक फोलियो, जैसे लेजर फोलियो होता है वैसे इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है LF की जगह क्या यूज़ किया जाता है, कैश बुक फोलियो। नेक्स्ट इज डेट, इसकी रिलेवेंसी होती है डेट। डेट के बाद आपका आता है पर्टिकुलर्स एंड देयर आफ्टर वाउचर नंबर। पर्टिकुलर्स एंड बहुत छोटा सा वाउचर नंबर, क्योंकि बिना वाउचर के कोई ट्रांजेक्शन सपोर्टेड नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिना वाउचर नंबर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को सर्टिफाई नहीं कर सकते। Got it? This is a voucher number. Next is in total payment, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो अमाउंट लिखी जाती है वो जनरली पेमेंट्स की लिखी जाती है, क्योंकि और इस पेमेंट का फिर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टोटल पेमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो हमने पेमेंट्स किया है वो किस हेड में किया। इसके डिफरेंट एनालिसिस हो सकते हैं। एनालिसिस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब आप जो पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेंस करते हैं, वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं। हम पूरे मंथ में हो सकता है कई बार पोस्टेज कर रहे हैं, तो पहला कॉलम बन जाएगा जो एक्सपेंसेस है वो पोस्टेज का। अगर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस पे कर रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो वेजेस में मेंटेन हो जाएगा। फिर कार्टेज, कार्टेज के बाद आपका कन्वीनियंस, कन्वीनियंस और स्टेशनरी,
और फिर नेक्स्ट इज मिसलेनियस। ओके, सो ये आपका फॉर्मेट बन गया पेटी कैश बुक। और इस कैश बुक में यू कैन सी दैट इस साइड हम अमाउंट रिसीव, अगर हमें इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हमें कोई अमाउंट मिलेगा तो इट विल बी पोस्टेड अंदर दिस साइड, इसलिए इसको डेबिट साइड बोला जाता है, इसे डेबिट, और इसे क्या बोला जाता है, क्रेडिट, क्योंकि अमाउंट रिसीव मतलब डेबिट और अमाउंट पेमेंट मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक, प्लीज नोट डाउन। और उसके बाद हम उस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट का यूटिलाइजेशन भी हो जाए। इतनी मेहनत से फॉर्मेट बना है तो फॉर्मेट को हम लोग अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर लें। Now let's we discuss the question number 15 which are related to the PT cash book. The question number 15. What says question number 15? Prepare PT cash book on Impress system from the following. April 1 received 10,000 for PT cash, paid cartage 800, paid bus fare 400, speed post 200, paid for stationery 700, paid for courier services 300, paid for taxi fare 800, wages 300, paid for wages 400, charity 500, paid for newspaper bill 600, paid for soap 320, speed post charges 300, paid for postage 780, paid for repair of chair 500 and paid for refreshment to customer is 9,000. So इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि बेसिकली हम लोगों ने कई तरह के बिजनेस में कई तरह के स्मॉल पेमेंट्स किए गए हैं ड्यूरिंग है 1 मंथ, दैट इज इन मंथ ऑफ अप्रैल, वो भी 15 दिन के अंदर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमने पैसा रिसीव किया। जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो पैसा आता है डेबिट में लिखते हैं टू कैश, पैसा आया, और बाई पैसा गया। पैसा आया किस डेट को, अप्रैल 1 को। कितना अमाउंट आया, दैट इज इन 10,000। और उसके साथ साथ डिफरेंट मोड से पैसा गया भी है, डिफरेंट मोड से पैसा गया भी है। कहाँ कहाँ से पैसा गया है, 3 को, अप्रैल 3 को, अप्रैल 3 को आपने कार्टेज पे किया है तो ये क्या लिखेंगे, बाई कार्टेज। पैसा आया तो इधर लिखा, पैसा जाएगा तो इधर लिखेंगे। कार्टेज से कितना गया, 800, और फिर उसको हम कार्टेज को कार्टेज में क्लासिफाई भी करेंगे क्योंकि ये टोटल पेमेंट आपने 800 किया, उसमें से कितना पैसा पोस्टेज का, कितना वेजेस, कितना करेंस, कितना स्टेशनरी, यानी आप उस पेमेंट को एनालाइज करते हैं इनटू द डिफरेंट सब हेड। ओके, so the next will be after paying the cartage, the next will be a bus fare 400. So by bus fare, bus fare is a 400 and the amount is 400, and as well as the speed post 200, speed post 200. okay, एंड उसी तरह से आपको सारे एक्सपेंसेस को यहाँ राइट डाउन करना है। तो मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको क्या कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ राइट डाउन करना होगा बाई बाई लिख के। जैसे नेक्स्ट है बाई कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज इज 300, और डेट भी लिखते जाना है। बस फेयर का है 400, 4 तारीख को, और स्पीड पोस्ट की अमाउंट है, स्पीड पोस्ट की अमाउंट है दैट इज एन 200। ये डेट क्या है स्पीड पोस्ट की, बस फेयर की 4, स्पीड पोस्ट की भी 4, कोरियर सर्विस की 7। तो इतने सारे, इसी तरह से आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या करने हैं, राइट डाउन करने हैं। ये बस समझने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि 7 तक ही क्वेश्चन था, उसके आगे क्वेश्चंस नहीं था, क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ टोटल ऐड करेंगे, यहाँ पे भी टोटल ऐड करेंगे, कितना आएगा 10,000, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 10,000, तो यह आ जाएगा टोटल पेमेंट्स, और इसको भी आप ऐड करेंगे। जैसे बस फेयर है वो किस में आएगा, बस फेयर कन्वेंस में आएगा, स्पीड पोस्ट किस में आएगा, पोस्टेज में,
कोरियर किस में आएगा आपका? कोरियर आएगा आपका पोस्टेज में। उसी तरह से आपको फिर इसको टोटल करना होगा इन द फ्रंट ऑफ द टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स के सामने 1700, 500, 800, 400, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल ड्यूरिंग द मंथ आपने जितना टोटल 1700 पे किया है उसमें से 500 पोस्टेज का है, 800 कार्टेज का है, 400 कन्वीनियंस का। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को क्या किया, बीच में ही ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना आपको टफ लग रहा होगा। ये बहुत ईजी है, बस प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आपको कंपेयर कर लेना है, जैसे 10,000 था, इधर भी कितना होना चाहिए 1,700, तो यहाँ आप इसको बैलेंस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। अप्रैल का एंड कब होगा? 30। और फिर नीचे सबसे एंड में टोटलिटी कर देंगे सामने, जैसे इधर भी टोटल कितना आना चाहिए 10,000, इधर भी कितना आना चाहिए 10,000 आना चाहिए, जो डिफरेंस आएगा 8,300, ये आपका पेटी कैश बुक का बैलेंस बन जाएगा। और यही फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बन जाएगा। गॉट इट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करना है। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ 7th डेट तक का ट्रांजेक्शन दिया है। अभी आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक का ट्रांजेक्शन इसमें नोट डाउन करना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, जो पूरी तरह से डिपेंड है, पूरी तरह से डिक्टो पेटी कैश बुक की तरह है। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे द न्यू चैप्टर दैट इज इन स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस। ओके, so after completing the practical quotient and the theoretical concept related to the last type of the cash book, that is an petty cash book, now we are moving to the next type of the subsidiary book, that is a special purpose subsidiary book. And you know very well, जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से बेटर होता है कि हम चीज़ों को डिफरेंट सब डिवाइडेड जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो इन दिस सिचुएशन कैश बुक के साथ साथ कुछ स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक प्रिपेयर होती हैं, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एंड लास्ट विल बी योर जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक बनाने के बाद उसके डिफरेंट टाइप्स पे डिस्कशन करने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी सब्सिडी बुक पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर प्रिपेयर करें। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इट, व्हाट इज द परचेज बुक, व्हाट इज द परचेज बुक। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हमने पहले आपको दिया हुआ है कि परचेज बुक मीन्स द बुक विच रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। सो परचेज बुक क्या होती है, दिस बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यानी परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ रिकॉर्ड करता है, ओनली रिकॉर्ड्स द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम लोग कैश परचेज ऑफ गुड्स वर नॉट इंटर्ड इन दिस बुक, मतलब इस बुक में हम कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हमने क्रेडिट परचेज गुड्स किया है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट,
परचेज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, वर नॉट रिकॉर्डेड, उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परचेज बुक वो बुक होती है जहां सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कैश परचेज ऑफ गुड्स उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, एसेट्स की बात नहीं हो रही। तो अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसे भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो। सो दिस इज अ परचेज बुक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ सेल्स बुक। व्हाट इज अ सेल्स बुक? जस्ट अपोजिट ऑफ सेल परचेज बुक। अपोजिट इन व्हाट सेल्स? परचेज का अपोजिट क्या होता है? सेल्स। तो सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी इसमें हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ गुड्स एंड अगर हमने क्रेडिट सेल किया है एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, चाहे वो कैसा भी हो, कैश हो चाहे नॉन कैश हो, वर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, उसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द परचेज बुक एंड सेल्स बुक। प्लीज नोट डाउन इट। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now let's we discuss the format of purchase book and sales book. और according to the revised syllabus of CBSE, सब्सिडी बुक जो स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स हैं, इनका जो जीएसटी पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एक्सक्लूडेड जीएसटी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है देख लेते हैं। परचेज बुक का फॉर्मेट होता है सिंपल सा, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो डिटेल एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल एंड अमाउंट। जीएसटी का कॉलम यहाँ से हटा लिया गया, लेकिन है बहुत आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ था। सेल्स बुक, इसमें भी डेट सेम फॉर्मेट रहेगा, कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो अलग है। इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल एंड अमाउंट। सो इट विल बी अ डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स एंड अमाउंट। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीएसटी है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, जीएसटी को हम इग्नोर करके चलेंगे। एंड साथ ही साथ जो परचेज बुक और सेल्स बुक है वो डिफरेंट कैसे एक दूसरे से, ये भी समझ लीजिए। वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि परचेज बुक में हम लोग नेम ऑफ सप्लायर लिखते हैं, सप्लायर का नाम लिखते हैं, और यहाँ हम लोग सेल्स बुक में नेम ऑफ कस्टमर का नाम लिखते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। Let's we discuss the practical question related to the preparation of purchase book, the question number 1. And in this question you can see that the CGST and SGST is given, so we have to ignore about it. Okay, so let's we discuss about it. The question number 1, preparation of purchase book. Prepare a purchase book in the books of Messrs Modern Furniture's House
Lucknow UP from the following in transactions, and GST will be ignored. So the name of the book, purchase book of Messrs Modern Furniture. Messrs Modern Furniture House. ओके, लखनऊ यूपी आप लिख सकते हैं। जब जीएसटी कॉलम बनाते हैं तो एड्रेस का बहुत बड़ा ओपिनियन होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, यू नो वेरी वेल। कोई इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वहाँ CGST SGST IGST उसी के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। सो नाउ द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर डेट, वाउचर नंबर, LF, डिटेल्स एंड अमाउंट। So the first transaction is June 5, 2017. Bought from Mohan Lal and Company, कानपुर यूपी। खरीदा, तो सबसे पहले हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, मोहन लाल एंड कंपनी। सो मोहन लाल एंड कंपनी, एंड व्हाट इज द डेट 2017, जून 5। एंड हमने क्या क्या खरीदा है? 20 गोदरेज चेयर, 20 गोदरेज चेयर। तो आपको लिखना पड़ेगा 20 चेयर एट द रेट ऑफ 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, 2000 each, not 20 each, 2000 each, so it will be a 40,000, as well as we purchase the 5 tables, 6,000 each, 5 tables, 6,000 each, so it will be a 30,000, and the total amount is 70,000. उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एज पर द गिवन क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 20%, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 20% इज 14,000, सो नेट अमाउंट विल बी 56,000। गॉट इट? उसी तरह से जून 10 है, भारत भूषण एंड सन्स से हम खरीद रहे हैं, भारत भूषण एंड सन्स, वाराणसी से परचेस कर रहे हैं। क्या क्या परचेस कर रहे हैं? वी परचेस द डिफरेंट अलमीरा 12,000, 5 अलमीरा 12,000, 2 chairs, it will be a 20,000, so it will be a 60,000, 40,000, and discount will be a 10%, so 1 lakh minus 10%, discount at the rate of 10%, so it will be a 10,000, remaining amount will be a 90,000। उसके बाद जो दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स कंपनी, हम सूर्या कंपनी ट्रेडर से क्या खरीद रहे हैं? 80 डेस्क, 10 सोफा सेट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी रिकॉर्ड होगा एज इट इज, जैसे हमने रिकॉर्ड किया है, यहीं पे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। हम लोग आगे इसको रिकॉर्ड करेंगे चीज़ों को, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद टोटैलिटी करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और टोटल करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आप देखेंगे इस पूरे क्वेश्चंस को, सो यू कैन सी दैट कि लास्ट के कुछ ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं। किससे परचेस किया हमने? हमने परचेस किया सूर्या ट्रेडर से 14 को, सूर्या ट्रेडर्स। कितने का परचेस किया हमने? 80 डेस्क, 10 सोफा सेट, सोफा सेट। डेस्क कितने का है? 2,500, और ईच, एंड 10 सोफा सेट 20,000 ईच, सो इट विल बी अ 0, 0, 0, 20, it will be a 2 lakh, and 10 sofa set of 10 sofa set of rupees 20,000 each, it will be a 2 lakh, so total amount is a 4 lakh। 4 lakh में से हमें क्या माइनस करना है?
15% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, सो 4 लाख का 15% is 60,000, so remaining amount will be 3,40,000. बस अब इसी को टोटल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर 20 का ट्रांजेक्शन और 25 का ट्रांजेक्शन का क्या होगा? सो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वाई? बिकॉज परचेस फॉर कैश, 20 का जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश ट्रांजेक्शन को हम परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते. दूसरा यहाँ पे कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर खरीदा है लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदा, ऑफिस यूज के लिए. तो ये क्या हो गया? परचेज ऑफ एसेट्स. सो 20 का ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश परचेज है जो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. और फर्नीचर का परचेज इसलिए नहीं रिकॉर्ड होगा फॉर 25 क्योंकि वो एसेट्स है ना कि गुड्स है. सो नो डाउट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. इसको टोटल कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर, and the total is 4,86,000.